हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आए हैं कि कैसे आप मेंस और पीटी दोनों की एक साथ तैयारी करके कैसे एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम एक करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लिए है, पॉलिटी का। वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये प्रेजेंट में करंट में नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से करंट में था। आपने देखा होगा राजनीतिक उठापटक होती रही है, उसी की वजह से करंट में रहा है और हाई प्रोबेबल टॉपिक है। इससे क्वेश्चन कभी भी मेंस में आ सकता है, तो आपको फ्यू सेकंड में मतलब तैयार कर लेना है इसको। ये वीडियो 7-8 मिनट का होगा, लेकिन ये तैयार आपका 15 से 20 सेकंड में ही हो जाएगा, एक बार देख लोगे उसके बाद में। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इन सभी बातों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। दल परिवर्तन रोधी कानून। सबसे पहले पीटी के लिए अपने को 2-4 फैक्ट्स याद रखने। वो फैक्ट यहाँ पे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब बना था। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है आपको कि 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड किया गया था। सेकेंडली, इसमें पीटी में आने वाला टॉपिक ये है कि कौन कौन इसमें डिस्क्वालीफाई होता है। कभी कभार देखा जाता है इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं भी किए जाते हैं एमपीज एमएलए को। तो अपने को ये 4 क्राइटेरिया एकदम अच्छे से याद रखने कि जो त्यागपत्र अपनी स्वेच्छा से दे दे या बिना स्वेच्छा से भी दे, वो डिस्क्वालीफाई होगा ही। उल्लंघन करे पार्टी का, वो मतदान के समय प्रेजेंट ना हो और अन्य पार्टी के सदस्य ग्रहण कर ले। लेकिन जिन कंडीशन में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता उसमें है पार्टी उसको क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। दूसरा है कि जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, वो सदस्य यदि 6 माह से पहले किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में यदि वो 6 महीने बाद में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात करें कि मेंस के लिए कैसा पढ़े, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैंने बताया, पहले भी आपने देखा होगा शुरुआत में वीडियो की, दृष्टि मैगजीन और विजन मैगजीन के आगे हमने लिखा था आंसर राइटिंग। तो वो सभी चीज़ें यहाँ से मैं आपको बता भी दूंगा कि ये दृष्टि का है, ये मैगजीन का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में कितनी है। तो हम बताएंगे कि प्रासंगिकता नहीं है और इसके पीछे अपने पॉइंटों से जस्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई पर रियली में इसकी रिलेवेंस नहीं है। तो सबसे पहला है कि भाई ये लो तो है, बट उसके बावजूद भी है वो आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, एमपी में और कर्नाटक में बार बार इस दल परिवर्तन रोधी कानून का है उल्लंघन हुआ है। दूसरे बात आप बताओगे कि पीठासीन अधिकारी, उसमें एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी जिक्र कर दोगे तो आपके आंसर में काफ़ी करंट अफेयर्स के पॉइंट आ जाएंगे और आपका आंसर काफ़ी भारी भारी लगेगा, जिससे आपको नंबर है वो अच्छे मिल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी होती है सिलेक्टेड स्टूडेंटों की। उसके बाद में देखोगे कि जो भाई आपने अमेंडमेंट किए हैं पिछले, उनमें भी आपने कुछ गलतियाँ की है, उसकी गलतियों वजह से भी इसकी रिलेवेंस कम हुई है। उसके बाद में बताओगे इसमें जो होना चाहिए, यानी कि वेद असहमति, उसका कोई स्थान ही नहीं है। यदि एमपी चाहिए या एमएलए चाहिए कि ये गलत कर रही है मेरी पार्टी, बट वो इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पहले ही इंक्लूड कर रखा है कि डिस्क्वालीफाई होगा जो स्वेच्छा से पार्टी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है। तो वो सब इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद में रिलेवेंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स हैं उनको सही से व्याख्यायित नहीं कर रखा है, तो उनकी व्याख्याएं भी ज़रूरी है। अब बात करोगे कि उपचार क्या किया जाए। उपचार कभी कभार आप लिखते हो, एक पॉइंट लिख दिया, वो जैसे संरचनात्मक लिख दिया, फिर एक कोई कमेटी की रिकमेंडेशन दे दी, फिर अब बोल दे रहे हो कि स्पीकर, फिर कमेटी की रिकमेंड। ये क्या है कि एक मतलब क्राइटेरिया वाइज आपने रिकमेंडेशन नहीं दिए। एग्जामिनर इसके अंदर नहीं जाता है, वो बाहर से ही देख लेता है कि हाँ भाई ये है, वो अलग अलग नहीं कर पा रहा है, तो वो नंबर देता है, बट उतने नहीं देता है। आपको एक 1-1.5 नंबर ज़्यादा मिल जा रहा है आंसर में। तो देखो 20 आंसरों में आपको 20 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, तो काफ़ी इफेक्टिव चीज़ होती है। तो आप क्या कि क्राइटेरिया वाइज इसके रिकमेंडेशन दे। तो पहले आप बताइए कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसमें क्या करो कि अब जो ये बॉडी है, जो आपने जो सारी शक्तियाँ स्पीकर को दे रखी है, मतलब पीठासीन अधिकारी को दे रखी है, वो आप वहाँ से लेकर एक स्वतंत्र तंत्र बनाइए। उसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके बाद में बताइए कि जो पीठासीन अधिकारी की स्थिति है ना, उसको भी अपने को थोड़ा सुधारना है, क्योंकि वो निश्चित समय पे है वो निर्णय नहीं ले पाता है। और इसका जिक्र जो हमने एग्जाम्पल में किया है ना, यहाँ पे जो मणिपुर विधानसभा का 2017 का एक केस था, वो स्पीकर के यहाँ निलंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल 142 के तहत न्याय के पूर्ण सिद्धांत का उपयोग करते हुए उसको खारिज किया। तो ये सब चीज़ें हैं हमें विजन की
मैगजीन से मिली थी मेरे को। तो आप भी विजन और दृष्टि दोनों में एक ही टॉपिक को पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती है, कुछ इसमें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो दोनों में सिमिलर होती है। तो सिमिलर वाली तो हो जाएगी, अलग अलग वाली भी आप ऐड कर लेना। उसके बाद में बताओगे कि कमेटीज़ रिकमेंडेशन है भाई, उसको भी मानना जरूरी है, क्योंकि कमेटियाँ बहुत ज़्यादा बता के गई हैं कि वो सब मान लोगे तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है वो काफ़ी प्रभावकारी हो जाएगा। तो ये रिकमेंडेशन मेरे को, सभी रिकमेंडेशन है वो मिली थी दृष्टि की मैगजीन से। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि दिनेश गोस्वामी समिति ने बताया था कि स्वेच्छा को जब आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, मतलब स्वेच्छा से कोई त्याग पत्र दे रहा है उसको, तो उसमें निर्णय है वो स्पीकर न ले के राष्ट्रपति ले या राज्यपाल ले। विधि आयोग ने बताया था कि भाई सरकार को खतरा हो तभी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए। उसके बाद में निर्वाचन आयोग ने ये सिफारिश की कि हमारी जो सिफारिश है उनको बाध्यकारी मान के ये निर्णय है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल ले। उसके बाद में संविधान समीक्षा आयोग बना था, इसने बताया था कि टाइम पीरियड का भाई 6 साल रख दो आप, सपोज दैट कि 5 साल, अभी कोई प्रेजेंट में है 5 साल रखोगे, उसकी जगह 6 साल रख दो कि वो इलेक्शन नए दोबारा से लड़ पाए, एक बार वापस से डिस्क्वालीफाई हो जाए। ऐसा करके हमने रिलेवेंस भी जान लिया कि नहीं है, उसके बाद में रिकमेंडेशन भी दे दिए। उसके बाद में एक ब्रीफ कंक्लूजन देना कि हाँ भाई इंडिया है वो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, बट सबसे मजबूत डेमोक्रेसी बनने के लिए इसमें ये सुधार जरूरी है जो किए जाने चाहिए। अब हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं कि आंसर का फ्रेमवर्क क्या हो, एक मॉडल आंसर क्या हो। तो ये जो फ्लो डायग्राम है, ऐसे कुछ डायग्राम्स आपको बनाने हैं, बना लो, कैसे भी बना लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी बना सकते हो आप। ये कुछ अलग नहीं है, जो उसमें था वही चीज़ें यहाँ पे हैं। क्वेश्चन में आप पढ़ोगे कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के हमें मतलब सुधार की, इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है और कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म किए जा सकते हैं जिससे इसको मजबूत बनाया जाए, 150 शब्दों में। और कंटेंट अपने पास इतना है कि आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। अभी आपने एक पेज में देखा है, तो इसमें सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन दे दोगे छोटा सा कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, मतलब कब ये आया, इसके बारे में बता दिया अपन ने। उसके बाद में सीधा अपने टू द पॉइंट जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि हमें इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है, इसमें हमें रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें वही पॉइंट है जो अलग नहीं है, वो पॉइंट है जो इसको रिलेवेंस करार नहीं देते हैं, वो पॉइंट है, क्योंकि वही पॉइंट यहाँ पे बता पाते हैं कि हमें आवश्यकता है। रिफॉर्म में भी वही पॉइंट है जो आपने वहाँ पढ़े हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, उसके बाद में कमेटीज रिकमेंडेशन, और वो पॉइंट और ऐड कर लेना आप कि पीठासीन अधिकारी के बारे में क्या हो। उसके बाद में इंट्रोडक्शन में भी वही चीज़ें हैं, सॉरी कंक्लूजन में भी वही चीज़ें हैं कि मजबूत लोकतंत्र वगैरह। तो ऐसा आप एक आंसर लिख सकते हो। इसमें आपको टाइम लिमिट वगैरह सब ध्यान में रखना होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ मिला हो, मतलब मेमोरी गेन हुई हो, हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लेकर आ सकते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इसको शेयर कीजिए। ये कंसेप्ट है वो काफ़ी वर्किंग कर सकता है आपके लिए, क्योंकि हम इसके पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। ऐसे ही नहीं, पॉलिटिकल जो करंट अफेयर्स के पूरे वीडियो वही हम उपलब्ध नहीं कराएंगे, हम इकोनॉमी वगैरह के, हम सोसाइटी वगैरह के, सिक्योरिटी के, ज्योग्राफी के जो करंट अफेयर्स हैं उन ओवरऑल आपको जीएस के पूरे, यहाँ तक कि हम ऐसे के लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को, पहला वीडियो है, इसको इतना फैलाए कि हमें इससे इतना मोटिवेशन मिले कि हम पूरे वीडियोज़ हैं वो लगातार अपलोड करते रहें। वैसे भी हम करेंगे आपके लिए, सबके लिए लेके आएंगे, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये गारंटी है हमारी। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।